guys, how are you? I hope you all are fine and doing well. So आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कंसेंट टू ऑपरेट, या फिर हम इसको कंसेंट फॉर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर समझेंगे बारीकी से कि अगर आपकी कोई नई यूनिट है और उसके लिए अगर आपको कंसेंट टू ऑपरेट के लिए एप्लीकेशन करना है, कंसेंट टू ऑपरेट आपको अगर ग्रांट करवाना है बोर्ड से, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या प्रोसीजर हैं, और अगर आपको कंसेंट टू ऑपरेट या कंसेंट टू ऑपरेशन आपको रिन्यूअल करवाना है तो उसकी क्या प्रोसीजर और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। वो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसेंट टू ऑपरेट की क्या प्रोसीजर है। तो चलिए हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट टू ऑपरेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बोर्ड हमें कंसेंट टू ऑपरेट ग्रांट करता है किसी भी इंडस्ट्री को, वो किस रूल में या किस एक्ट में किस सेक्शन के अंडर होता है। तो हम देखते हैं सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ वाटर एक्ट 1974 एंड सेक्शन 21 ऑफ एयर एक्ट 1981। इनके अंदर इस एक्ट के अंडर ही इंडस्ट्री को कंसेंट टू ऑपरेट ग्रांट किया जाता है बोर्ड के थ्रू। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या एप्लीकेबल है। मे भी हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री के लिए केवल वाटर एक्ट एप्लीकेबल हो, इधर केवल एयर एक्ट एप्लीकेबल हो, इधर हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री दोनों एक्ट के अंडर फॉल करती है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर इंडस्ट्री टाइप एंड प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जनरल प्रोविजंस देख लेते हैं कि कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अगर हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या जनरल प्रोविजंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सीटीओ। सीटीओ की रिक्वायरमेंट कब आती है? अगर हमारी कोई नई इंडस्ट्री या कोई नया प्लांट या कोई नई साइट है, हमारा कंस्ट्रक्शन और इस्टेब्लिशमेंट का काम कंप्लीट हो गया है, अब हम उसे ऑपरेशनल करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें कंसेंट टू ऑपरेट के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। और जब हमें कंसेंट टू ऑपरेट ग्रांट कर दिया जाता है उसके बाद ही हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। टू होम इट मैंडेटरी। तो आपको सीपीसीबी का 2016 का नोटिफिकेशन याद होगा, उसमें टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट, जिसमें से रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरी के लिए कंसेंट टू ऑपरेट मैंडेटरी है। फी प्रोविजन। सीटीओ की जो फ़ी है ये टोटली डिपेंड करती है कि आपके प्रोजेक्ट की कैपिटल कॉस्ट क्या है, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आपके स्टेट की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आप किस शेड्यूल में फॉल करते हैं और उसके बेस पर आपको कितनी फ़ी पे करनी है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। सीटीओ के एप्लीकेशन के टाइम में हमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है, बट हमने जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सीटीई के टाइम पर जमा किया था उसका यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। वैलिडिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटीओ रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है, तो इसकी वैलिडिटी भी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें रेड टाइप की इंडस्ट्री, इसकी जो सीटीओ की वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स के लिए होती है। ऑरेंज कैटेगरी की जो इंडस्ट्री होती है इसके सीटीओ की वैलिडिटी 7 to 10 ईयर वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो वहाँ पर ऑरेंज कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है उसके सीटीओ की वैलिडिटी 7 ईयर्स है, बट हरियाणा में इस बोर्ड ने 10 ईयर्स उसकी वैलिडिटी डिफाइन करके रखा है। ऐसे ही ग्रीन कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है उसके सीटीओ की वैलिडिटी वेरी करती है 10 to 15 ईयर्स। सेम अगर हम गुजरात को रिफ़र करते हैं तो 10 ईयर्स, अगर हम हरियाणा स्टेट को रिफ़र करते हैं तो 15 ईयर्स। अभी इनकी वैलिडिटी को मैंने आपको बता दिया कि रेड कैटेगरी 5 ईयर्स, ऑरेंज 7 to 10 ईयर्स, ग्रीन 10 to 15 ईयर्स। बट इनकी वैलिडिटी जिस ईयर के लिए आपको कंसेंट दिया गया है उस ईयर के किस मंथ में सीटीओ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ये भी आपको जानना जरूरी है। रेड कैटेगरी की बात करें तो उस ईयर के एंड ऑफ सितंबर में, ऑरेंज कैटेगरी के लिए एंड ऑफ मार्च, ग्रीन कैटेगरी के लिए एंड ऑफ दिसंबर। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया मीन्स कि अगर आपको कोई
कंसेंट ग्रांट किया गया बोर्ड के थ्रू और उसकी वैलिडिटी फॉर एग्जांपल 2023 से 2028 तक है, तो 28 का जो सितंबर मंथ आएगा उस सितंबर मंथ के लास्ट डेट तक आपके कंसेंट की वैलिडिटी होगी फॉर रेट कैटेगरी इंडस्ट्री। हमें लगता है शायद आपको अभी ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं अप्रूवल टाइमलाइन। अप्रूवल टाइमलाइन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट ये ऑलमोस्ट 60 to 90 डेज है। प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ कंसेंट टू ऑपरेट फॉर न्यू यूनिट, अगर हमारी कोई नई यूनिट है, हमारा कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरी में फॉल करती है, मे बी इट्स इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उस केस में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है कंसेंट टू ऑपरेट के लिए, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। यहाँ पर एप्लीकेशन की हमारी बात हो गई, और एप्लीकेशन के साथ में आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको सबमिट करने पड़ते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं हम आगे आने वाले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ कंसेंट टू ऑपरेट। अगर आपका कंसेंट टू ऑपरेट पहले से है, उसको रिन्यू करवाना है, तो क्या प्रोसीजर और हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको अपना कंसेंट रिन्यूअल करवाना है तो आपके कंसेंट की जो भी वैलिडिटी है उससे 90 डेज प्रियर आपको एप्लीकेशन कर देना है रिन्यूअल के लिए। अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हम आगे चलकर अभी आपको बताएंगे डिटेल में। रिन्यूअल के टाइम में भी आपको जो भी एप्लीकेबल सीटीओ की फ़ी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। एक बात आपको विशेष ध्यान देना है, कंसेंट टू ऑपरेट आपका तभी रिन्यूअल होगा जब आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, इंक्रीज इन ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड आल्सो इन पॉल्यूशन लोड यूनिट। आपने जो भी फर्स्ट सीटीओ के एप्लीकेशन में, इसकी प्रीवियस सीटीओ के एप्लीकेशन में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डेटा सबमिट किया था रिलेटेड टू दिस पॉइंट, आपको सेम रखने हैं। अगर आपने कोई भी चेंज किया तो आपका कंसेंट टू ऑपरेट रिन्यूअल नहीं हो सकता है, फिर आपको अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा नए, जो कि फिर आपको फिर से सीटी एंड सीटीओ दोनों प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप सीटीओ रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपको जो भी प्रीवियस सीटीओ ग्रांट किया गया था उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड दिए गए थे डिस्चार्ज रिलेटेड टू पोल्यूटेंट, वो आपको फॉलो करने हैं अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और बोर्ड आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकती है। अभी हम आते हैं इट्स रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट। अगर आप एप्लीकेशन 90 डेज प्रियर नहीं करते हैं तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। बिटवीन 90 to 16 डेज तो आपको एडिशनल 50% फ़ी पे करनी पड़ती है फॉर फर्स्ट ईयर, देन सब्सिक्वेंट ईयर के लिए जो भी एप्लीकेबल है वो देनी पड़ेगी। अगर आपने रिन्यूअल सीटीओ रिन्यूअल का एप्लीकेशन 60 to 30 डेज के बीच में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उस केस में आपको 100% एडिशनल कंसेंट फ़ी देनी पड़ेगी। एक्सपायरी से 30 दिन पहले अगर आप केवल विद इन 30 डेज कर रहे हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 200%। और अगर आपका कंसेंट एक्सपायर हो गया और एक्सपायरी के बाद अगर आप कंसेंट रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, उस केस में आपको 300 टाइम्स एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये आपको क्लियर हो गया। जो आप 300% या जो भी आपने पहले देखा, आप 200 इधर 50% इधर 100% जो आप एडिशनल फ़ी पे कर रहे हो दैट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर के लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आई थिंक नाउ दिस पॉइंट क्लियर। और रिन्यूअल के टाइम में आपको
लास्ट 3 मंथ के एफ्लुएंट एंड एयर इमिशन, नॉइस लेवल, ये सब की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। हम चलते हैं चेकलिस्ट की बात करते हैं। अगर आप कंसेंट टू ऑपरेट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कंप्लीट फिल होना चाहिए और डुली साइंड एंड अप्रूव्ड होना चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी, अथॉरिटी लेटर, जो भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा है, एप्लीकेशन को साइन कर रहा है, उसकी अथॉरिटी लेटर होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डिपॉजिट द कंसेंट फी, आपके लिए जो भी कंसेंट फी एप्लीकेबल हो रही है, जो एज पर रूल आपको फी डिपॉजिट करना और उसका प्रूफ देना है। कंसेंट के टाइम में सैम्पलिंग की जाती है, इफ्लुएंट, एयर, नॉइस, तो उसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी हैं आपके बोर्ड के बेस पर, आपको उस फी का भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। सीए सर्टिफिकेट आइदर बैलेंस शीट डुली अटेस्टेड बाय सीए, ये आपको उस प्रीसीडिंग ईयर का देना पड़ता है, मीन्स लेटेस्ट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्लूड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विदाउट डिप्रिसिएशन बट with up to date addition। और एक पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इवन इट इज ऑन लीज और रेंट। अगर आपकी जो लैंड है जिसके ऊपर आप अपना प्लांट लगा रहे हैं, वो लैंड अगर आपकी लीज पे है, रेंट पे है या मॉर्गेज है, उस कंडीशन में भी जो लैंड और बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो आपकी कैपिटल कॉस्ट में आपको लेना है। MOM, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, ये आपको डॉक्यूमेंट देना है। लेआउट प्लान, आपको अपने साइट का एक कंप्लीट लेआउट प्लान देना पड़ता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लोकेशन ऑफ स्टैक्स, चिमनी, ETP, STP, APCM, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, हैजार्डस वेस्ट स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ट्यूबवेल, अगर आपके यहाँ पर बोरवेल है, आपके पास अप्रूवल, आपने बोरवेल कर रखा है, तो उसकी डिटेल्स, उसकी लोकेशन, वाटर सप्लाई लाइन, सॉरी, आप जो भी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका फाइनल आउटलेट किधर है और आप उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं। मे भी आप उसको रीयूज कर रहे हैं, अगर बाहर डिस्चार्ज कर रहे हैं, जैसा भी आपके अप्रूवल में, वो आपको कंप्लीट आपके लेआउट में मेंशन होना चाहिए। परमिशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट इनटू सीवर और ड्रेन, अगर आपको ऐसा कोई अप्रूवल है कि आप अपना इफ्लुएंट आउटसाइड डिस्पोज कर सकते हैं, तो उस कंसर्न अथॉरिटी का आपके पास परमिशन होना चाहिए। अगर आप जेडली फैसिलिटी हैं, उस कंडीशन में आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आप अपना इफ्लुएंट किसी लैंड में परकोलेशन या इरिगेशन के लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस लैंड का जो ऑनर है उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। डिटेल ऑफ ETP, STP, आपने जो भी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, मे बी जेडल्डी हो, उसमें RO और मल्टीफैक्ट इवेपोरेटर भी हो सकता है, मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशर भी हो सकता है, तो जो भी आपने सिस्टम इंस्टॉल किया है इफ्लुएंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, आपको उसका डिटेल्स प्रोवाइड करना है, डिटेल लेआउट देना है, इक्विपमेंट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देनी है, कैपेसिटी देनी है, और आपको एक कंप्लीट प्रोसेस फ्लो डायग्राम देना है, PNID सबमिट करनी है। सेम वैसा ही STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। और आपने जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल मॉनिटरिंग डिवाइसेस आपके स्टैक्स में, इफ्लुएंट में जो भी आपने इंस्टॉल किया है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। DG, ब्लोअर्स, ऐसा कुछ भी है जहाँ पर आपने एक्वेस्टिक इनक्लोजर लगाया है नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, आपके पास हैजार्डस वेस्ट स्टोर करने की क्या फैसिलिटी है, उसका डिटेल्स, उसकी पिक्स आपको देनी पड़ती है, उसकी साइज क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको उसमें देना पड़ेगा। अगर आप हैजार्डस वेस्ट को बाहर डिस्पोज कर रहे हैं, TSDF साइट पर आप उसको भेजने वाले हैं, उसके साथ आपका मेंबरशिप या एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। अगर आपकी इंडस्ट्री हैजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल के अंडर, ई-वेस्ट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंडर अगर आपकी इंडस्ट्री कवर होती है,
तो इन सब का ऑथराइजेशन भी आपको साथ में ही अप्लाई करना है। अगर आपकी इंडस्ट्री हैजार्डस केमिकल को हैंडल कर रही है तो आप मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989 को रेफर करिए। उसमें शेड्यूल 2 और 3 है, वहाँ पर केमिकल की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। उस केस में आपको सेफ्टी ऑडिट, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड मॉक ड्रिल तीनों एप्लीकेबल होता है। इसकी कॉपी आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को सबमिट करनी पड़ती है 90 डेज बिफोर। अब हम बात करते हैं रिन्यूअल के लिए। अगर हमें कंसेंट रिन्यूअल करवाना है अंडर वाटर एंड एयर एक्ट तो हमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अभी आपने देखा कि हमें फर्स्ट टाइम सीटीओ लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिन्यूअल के लिए भी। उसके साथ में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको सीटीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और जो भी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है वो आपको पे करनी है। प्रीवियस सीटीओ कॉपी आपकी जो है उसकी एक कॉपी सबमिट होगी। पावर ऑफ अटर्नी, अथॉरिटी लेटर, जो भी उस फॉर्म को साइन कर रहे हैं उसका अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। विद इन 3 मंथ की एनालिसिस रिपोर्ट देनी पड़ती है रिलेटेड टू इफ्लुएंट एयर नॉइस स्टेटमेंट फॉर्म 5 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। जिस ईयर में भी आप रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उस ईयर का आपको फॉर्म 5 सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ की आपको लॉगबुक प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसमें डिटेल होनी चाहिए, एनर्जी रिकॉर्ड, केमिकल कंजम्पशन, क्वांटिटी ऑफ इफ्लुएंट, इनलेट आउटलेट पैरामीटर्स, ये सभी चीज़ें आपकी लॉगबुक में मेंटेन होनी चाहिए। और आपने कितना वाटर, अगर आपके पास जेडली सिस्टम है, अगर आप वाटर को रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, ये सभी डेटा रिकॉर्ड होने चाहिए आपके लॉगबुक में। और सभी डेटा आपको उस समय सबमिट करने पड़ते हैं लास्ट 3 ईयर के। पॉइंट टू एडेयर, हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट सीटीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर आपकी सैम्पलिंग फेल हो जाती है या जो भी रीज़न हो, आपके इक्विपमेंट का प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है जैसा आपने सिटी में सबमिट किया था पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए, अगर किसी भी कारणवश अगर आपका सीटीओ रिजेक्ट हो जाता है, उस केस में आपने सिटी के टाइम में जो भी परफॉर्मेंस डिपॉजिट किया था वो फॉरफिटेड हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। आपने जो भी फैसिलिटी अपनी साइट पर इंस्टॉल की है फॉर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, प्रोसेस इमिशन, इसके लिए आपने जो भी इक्विपमेंट या जो भी फैसिलिटी आपने इंस्टॉल की है वहाँ पर सैम्पलिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। कुछ स्टेट में ऐसा है कि अगर आप कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम तो ट्रायल सीटीओ दिया जाता है जिसे हम एक प्रोविजनल सीटीओ भी कह सकते हैं। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में ही आपको सीटीओ ग्रांट कर दिया जाता है और उसके बाद एक विद इन टाइम लिमिट 3 मंथ या जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइड है उस टाइम लाइन के अंदर सैम्पलिंग की जाती है। और अगर वो सैम्पलिंग किसी वजह से फेल हो जाती है, पैरामीटर मीट नहीं होते हैं, तो आपका कंसेंट टू ऑपरेट रिवोक्ड कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। आई होप you like this video and you have got some important information which is useful for you.